ने बुलाया है, लो बुलावा आया है। नमस्कार, खबर 24 आवर्स में आपका स्वागत है और मैं हूं अजितेश मिश्रा। आप मेरे साथ देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव। न्यूज रूम लाइव में खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले बड़ी खबरों पर एक बार नजर डाल लेते हैं। कश्मीर में फिर बाढ़ का कहर, मकान ढहने से 16 लोगों की मौत, हजारों फंसे। किसानों के सपनों पर आफत की बारिश। लंबी छुट्टी के बाद 19 अप्रैल को वापस आएंगे राहुल गांधी। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव ने 14 अप्रैल को बुलाई अपने समर्थकों की बैठक। पीएम ने केजरीवाल से पूछा, खांसी कैसी है। बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत और मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजे गए मदन मोहन मालवीय। जी हाँ, तो ये आज की 7 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे न्यूज रूम लाइव में। पहली खबर का हम रुख करते हैं। कश्मीर में बाढ़ का कहर दोबारा से बरपने लगा है। 2014 सितंबर को कौन नहीं भूला होगा, जब कश्मीर में आफत की बारिश ने झेलम के उफान को ऊपर कर दिया था और उसके बाद पूरे कश्मीर में जो आपदा का मंजर देखा गया था वो अभी किसी की आंखों से खत्म नहीं हुआ है और एक बार वो मंजर दोबारा से देखने को मिल रहा है। हालांकि इसकी शुरुआती दौर अभी अगर हम बात करें तो कश्मीर में शुरू हो गया है। अगर हम बात झेलम की करें तो बारिश के बाद झेलम अपने उफान पर है। श्रीनगर की कई जगह पर पानी जो है वो भर गया है और श्रीनगर के आगे अगर हम घाटी के गांवों की बात करें तो वहां पर भी हाल यही है। इस पूरी आपदा में अगर हम बात करें, जिस तरीके से अभी शुरुआत हुई है, 16 लोगों की मौत हो गई है और कई हजार लोग ऐसे हैं जो अभी भी बाढ़ में फंसे हुए हैं और जद्दोजहद में लगे हैं अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, अपनी लाइफलाइन को दोबारा से शुरू करने के लिए। हालांकि जिस तरीके से तमाम इंतजामात वहां पर देखने को मिल रहे हैं वो पर्याप्त नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार द्वारा मुख्तार अब्बास नकवी जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनको वहां पर भेजा गया है और पूरे मामले की जानकारी लेने को कहा गया है और कहा गया है कि उन तमाम इंतजामातों पर नजर डालें जो इंतजामात वहां पर किए गए हैं। और इसके साथ ही साथ जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा लोगों को ढांढस बंधाया गया है कि इस पूरी मुश्किल घड़ी में दोनों ही सरकारें आपके साथ हैं और किसी भी तरीके से आपको नुकसान होने नहीं दिया जाएगा। लेकिन कहा जाता है कि प्रकृति पर किसका जोर चलता है, तो अपने आप में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से कश्मीर में और घाटी की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से बारिश ने झेलम के उफान को ऊपर कर दिया है, उससे अब लोगों को कहीं ना कहीं वो मंजर याद आ रहा है जिस मंजर से अभी वो पूरी तरीके से निकल भी नहीं पाए हैं। जिस मंजर की दहशत उनकी आंखों में अभी भी है, उनकी जिंदगी में अभी भी है, उससे वो दोबारा अभी नहीं निकल पाए थे कि अचानक से एक बार फिर से ये तमाम घटनाक्रम उनके सामने मौजूद है। हालांकि तमाम जो रणनीतिकार हैं और तमाम आपदा प्रबंधन के जो लोग हैं, उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में अब जिस तरीके से आज से लगभग 6 महीने पहले ये पूरी आपदा आई थी, उसके बाद अब 6 महीने बाद दोबारा वो मंजर देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर हम बात करें, वजह सबसे बड़ी ये बताई जाती है कि जम्मू कश्मीर के चारों तरफ जो पहाड़ हैं और उन पहाड़ों के बीच काफी गहराई में अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर है। जम्मू की बात करें, श्रीनगर की बात करें या घाटी की बात करें, ये तमाम वो इलाके हैं जो पहाड़ों से घिरे नजर आते हैं। और जब पहाड़ों से अगर हम बात करें धूप बढ़ती है, गर्मी बढ़ती है, तो जो बर्फ है वो पिघलती है, जिसकी वजह से अगर हम बात करें या पानी जो है वो इन तमाम इलाकों में भर जाता है। और उन्हीं पानी में अगर हम बात करें, जिस तरीके से झेलम नदी है जिसे जम्मू कश्मीर की लाइफलाइन कहा जाता है कि झेलम की वजह से जम्मू कश्मीर को पानी मिलता है, वही झेलम जो लाइफलाइन कही जाती है अब उनके लिए खतरे की घंटी बनती नजर आ रही है। अब इन तमाम घटनाक्रमों में अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जरूरत है तमाम उन इंतजामों की जो इंतजाम अगर आज से 6 महीने पहले आपदा जिस वक्त आई थी उसके तुरंत बाद ही कर दिए जाते या उन पर विचार विमर्श किया जाता। लेकिन हमारे देश की विडंबना है कि घटना होने के बाद हम जागते हैं और उस पर कार्रवाई करते हैं। यही अगर घटना होने के पहले हम जागे और किसी मुद्दे को गंभीरता के साथ लें, तमाम इंतजामात करें, तो शायद इस दिन घटनाओं से बचा जा सकता है। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा कि आपदा और जो प्रकृति है इस पर जोर किसी का नहीं चलता, लेकिन कहा जाता है कि तमाम इंतजामों के बीच उससे काफी हद तक बचा जा सकता है। जो शायद फिलहाल जिस तरीके से अभी बाढ़ आना शुरू हुई है, पानी भरना शुरू हुआ है, उसके बाद सरकार जागी है और तमाम इंतजामातों को कर रही है। परीक्षाएं हैं वो रद्द हो गई है, लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं
एक संदेश देने की जरूरत है जम्मू कश्मीर के लोगों को कि आप घबराएं नहीं, आपके साथ सरकार खड़ी है, प्रशासन खड़ा है। लेकिन और एक सीख लेने की जरूरत है कि इस आपदा से निकलने के बाद भी जम्मू कश्मीर के इन इंतजामों पर केंद्र या फिर राज्य सरकार नजर बनाए रखे, तमाम इंतजामों को पुख्ता करे ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। कल रात को बहुत ज्यादा बारिश हुई, इतनी बारिश हमने पहले कभी नहीं देखी थी रात को। और जगह जगह पे लैंडस्लाइडिंग हुई है। यहाँ पे कोई इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि हम यहाँ से बाहर जाके राशन वगैरह इकट्ठा कर सके, इतनी ज्यादा फैसिलिटी हमें यहाँ पे नहीं मिली। और यहाँ से अभी भी हुकूमत बोलती नहीं कोई मसला नहीं है, ऐसा आप भी देख लीजिए हमारे बंड्स की क्या हालत है, मगर वहाँ की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। पता नहीं हमारी हुकूमत जम्मू में बैठी है, आराम कर रही है, कोई टीम यहाँ भेजी गई है, क्या करने के लिए भेजी है, हाई कमांड मीटिंग, वो ये सब ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं। अगली खबर का हम रुख करते हैं। आपको बता दें कि बारिश की ही हम बात कर रहे हैं। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बारिश ने बुरा हाल कर रखा है, उसी तरीके से उत्तर भारत की अगर हम बात करें, बारिश और बेमौसम बारिश जिस तरीके से हो रही है, उसके बाद यहाँ पर अब लोगों की मुश्किलें हैं जो बढ़ती नजर आ रही हैं। किसान बेहाल है। अभी हाल ही में जिस तरीके से भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर किसान हताश था, फिर जिस तरीके से ओले की वजह से उसकी फसल बर्बाद हुई, जैसे तैसे किसान को कहीं न कहीं थोड़ी बहुत उम्मीद नजर आ रही थी कि उसकी बची कुची जो फसल है वो बच जाए। लेकिन अब बारिश जिस तरीके से हो रही है उसमें उनकी उम्मीदें हैं वो धुलती नजर आ रही हैं और अब किसान जो है वो यहाँ पर बेहाल नजर आ रहा है। किसानों की जो सपने थे कि बची कुची फसल बच जाएगी जिससे उनका जीवन यापन हो जाएगा, लेकिन अब वो भी यहाँ पर बारिश में धुलते नजर आ रहे हैं। बारिश की वजह से फसलें हैं बर्बाद हो रही हैं और तमाम उन खेतों की अगर हम बात करें जहां पर इस वक्त किसानों की उम्मीदन फसल थी वो अब बर्बाद होने लगी है। बारिश की वजह से वहां पर पानी भर गया है और मौसम विभाग का भी यहाँ पर कहना है कि अभी जो बारिश है वो और तेज हो सकती है। यानी कि किसान अगर ये उम्मीद करें कि अब बारिश नहीं होगी, अगर कुछ भी बचा है तो वो बच जाएगा, तो यहाँ पर उनके सपने दोबारा से टूट सकते हैं। ऐसे में अब किसानों को उम्मीद है सरकार से कि आखिरकार जितनी फसल उनकी बर्बाद हो रही है, भले ही वो प्रकृति से हो, काश उसका मुआवजा उन्हें मिले ताकि देश का अन्नदाता आत्महत्या ना करे, देश का किसान बेहाल ना रहे, ताकि उनकी जो फसल है वो बर्बाद तो हो चुकी है लेकिन उनका घर बर्बाद ना हो। ये तमाम उम्मीदों के साथ किसान एक उम्मीद भरी आंखों से सरकार की तरफ देख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि काश सरकार इस तरीके की जो आपदाएं आती हैं इनके लिए पहले से तैयार रहे और किसानों का मुआवजा जो घटना होने के एक दो साल तक मिलता है या कुछ को नहीं भी मिलता है वो जल्द से जल्द मिले। और एक दूसरा एंगल भी यहाँ पर निकल कर आ रहा है कि जिस तरीके से किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं, ऐसे में अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो फसल बर्बाद हो गई है अब वो बाजार तक कैसे पहुंचेगी, किसान उन्हें बाजार तक कैसे पहुंचाएगा। महंगाई बढ़ने की यहाँ पर उम्मीद भी जताई जा रही है क्योंकि फसलें जो हैं वो यहाँ पर पानी में बह रही हैं और किसानों की उम्मीदों के साथ यहाँ पर ताबड़तोड़ बारिश में बह रही है। तो ऐसे में अब उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द ही इस पर सरकार संज्ञान ले। हालांकि हमने आपको बताया था कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह का भी कहना था कि ओलावृष्टि में जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन अब वो समय गुजर गया और अब दोबारा से जो है वो बारिश का कहर आने लगी। तो ऐसे में अब दोबारा से किसानों की उम्मीदें धुलती नजर आ रही हैं, सपने टूटते नजर आ रहे हैं, उम्मीदें बिखरती नजर आ रही हैं और ऐसे में अब सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किए जाते हैं ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। न्यूज रूम लाइव में हम तीसरी खबर का रुख करते हैं। आपको बता दें, लंबी छुट्टी के बाद अब राहुल गांधी वापसी करने जा रहे हैं। 19 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की महारैली है जिसमें कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जरूर आएंगे। हालांकि राजनीतिक छुट्टी इससे पहले अगर हम बात करें किसी नेता की इतनी लंबी नहीं देखी गई है। हालांकि तमाम स्वास्थ्य के कारणों के चलते कई नेता आराम तो करते हैं, इलाज के लिए अस्पताल जाते हैं या मूड फ्रेश करने के लिए घूमने जाते हैं, लेकिन राहुल गांधी की ना तो इतनी उम्र है और ना ही राजनीतिक अनुभव कि उन्हें छुट्टी की यहाँ पर जरूरत पड़े। लेकिन अब जिस तरीके से राहुल गांधी के लापता होने के पोस्टर अमेठी में लगे, विपक्षियों ने कांग्रेस के ऊपर सवाल उठाए, राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाए,
पूरे बजट सत्र में राहुल गांधी की गैर मौजूदगी रही। ऐसे में अब कहीं न कहीं कांग्रेस के भीतर भी खलबली मच रही है। कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी वापसी करें, छुट्टियां खत्म करें और लोगों के सामने आए। ऐसे में 19 अप्रैल का जो मौका है वो कांग्रेस ने चुना है कि जो 19 अप्रैल का मौका रहेगा वो राहुल गांधी की छुट्टियां खत्म और राजनीतिक सक्रिय राजनीति में वापसी का एक महत्वपूर्ण मौका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि 19 अप्रैल को राहुल गांधी आ सकते हैं, इस पूरी रैली को संबोधित कर सकते हैं और अपनी वापसी और कांग्रेस के भीतर अपनी मौजूदगी को दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन इस बीच यहाँ पर कहीं ना कहीं खबर भी आ रही है कि कांग्रेस द्वारा कहा गया है कि अगले सत्र में, यानी कि जो बजट सत्र निकल गया है जिसमें वो राहुल गांधी जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का कैंपेन जो था वो लीड कर रहे थे, तमाम राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, वो इस पूरे बजट सत्र में दिखाई नहीं दिए। विपक्ष की भूमिका के लिए सोनिया गांधी को खड़ा होना पड़ा, तमाम दलों को एक साथ लाना पड़ा और सरकार का विरोध करना पड़ा। राहुल गांधी नदारद रहे। तो ऐसे में कांग्रेस का कहना था कि अगले बजट सत्र में राहुल गांधी जरूर मौजूद रहेंगे और ये बयान इसलिए भी आया क्योंकि कहीं न कहीं राहुल गांधी की छुट्टियों की वजह से जो डैमेज कांग्रेस की छवि को हुआ है, जो डैमेज राहुल गांधी की छवि को हुआ है, उस पर यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके। ऐसे में 19 अप्रैल वो तारीख निर्धारित की गई है जब राहुल गांधी यानी कि राहुल गांधी रिटर्न जो है वो फिल्म रिलीज होगी और राहुल गांधी कांग्रेस के समक्ष और तमाम जनता के समक्ष आएंगे और संबोधन करके कहीं न कहीं अपनी जो मौजूदगी है वो यहाँ पर दर्ज करवाएंगे। आम आदमी पार्टी के भीतर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को बाहर का रास्ता भले ही दिखा दिया हो, लेकिन प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव अब आपको बख्शने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि 14 अप्रैल को आम आदमी पार्टी के लिए अगर हम बात करें जिस तरीके से उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया है, अब 14 अप्रैल वो तारीख निर्धारित की गई है जब अपने समर्थकों की बैठक उन्होंने यहाँ पर बुलाई है और विचार विमर्श होगा कि आपसे बाहर आने के बाद अब वो क्या करने वाले हैं, उनकी राजनीतिक भूमिका क्या रहेगी, क्या वो नई पार्टी बना सकते हैं, क्या वो नई पार्टी बनाना चाहते हैं और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या आम आदमी पार्टी की अगर हम बात करें तमाम वॉलंटियर या आम आदमी पार्टी के वो लोग जो योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को समर्थन देते हैं वो उस पार्टी में शामिल होंगे। ये वो तमाम सवाल हैं जिनका मंथन 14 अप्रैल को किया जाएगा। इस बैठक में कहा जा रहा है कि प्रशांत भूषण योगेंद्र यादव तो मौजूद रहेंगे, लेकिन अगर हम बात करें एडमिरल रामदास और दूसरी बात आम आदमी पार्टी के पूर्व लोकपाल प्रोफेसर आनंद भी यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं और ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी से चलता किया है। विरोध के चलते, केजरीवाल के खिलाफ आवाज उठाने के चलते और इन तमाम बातों के चलते जिससे कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी में जो केजरीवाल खेमा है जिनका विरोध पर हो रहा था, उस खेमे के बाहर जो भी व्यक्ति जा रहा था उनको यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो ऐसे में 14 अप्रैल को तारीख निर्धारित की गई है जब आम आदमी पार्टी पार्ट 2 जो कि योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण को मिलाकर अगर हम बात करें और तमाम उनके सहयोगियों को, तमाम समर्थकों को मिलाकर भूमिका और एक मंथन किया जाएगा कि आखिरकार अब इन लोगों की भूमिका दिल्ली की राजनीति में या देश की राजनीति में क्या रहने वाली है। ये तमाम चीजें और तमाम मुद्दों पर जो चर्चा है वो 14 अप्रैल को की जाने वाली है। और न्यूज रूम लाइव में वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे कि आखिरकार प्रधानमंत्री ने केजरीवाल से क्यों पूछा कि आपकी खांसी कैसी है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। न्यूज़ रूम लाइव में हम बात कर रहे हैं 7 बड़ी खबरों की, जिनमें अब हम अगली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री ने यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति भवन में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात की। समारोह था पुरस्कारों के वितरण का, जिनमें तमाम पुरस्कार वितरण किए गए, पद्म भूषण से लेकर पद्म विभूषण और भारत रत्न। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का सामना हुआ तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने पूछा, केजरीवाल जी आपकी खांसी कैसी है? जी हाँ, अरविंद केजरीवाल, उनकी खांसी और मुफलर, ये तमाम वो चीजें हैं जो केजरीवाल की एक दूसरी छवि यहाँ पर जनता के सामने बनाती है। और कहीं न कहीं खांसी और जो मुफलर है वो यहाँ पर केजरीवाल की पहचान बन चुका था। खांसी से केजरीवाल का कहना है कि अब निजात मिल गई है, मुफलर सर्दियों में पता चलेगा। लेकिन इस बीच जो खबर है वो ये है कि भले ही तमाम राजनीतिक मंचों पर दोनों नेता एक दूसरे का विरोध करते हो, एक दूसरे के खिलाफ कई टिप्पणियां करते हो, एक दूसरे से हमेशा मतभेदों की खबरें लोगों को बताते हो या सामने आती हैं, लेकिन इस बीच कहीं न कहीं जो एक राजनीतिक शिष्टाचार है वो यहाँ पर देखने को मिला। बड़ी खबर ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर किसी कार्यक्रम में जाते हैं तो कहा जाता है कि लोगों से थोड़ी दूरियां बनाते हुए जाते हैं, और वो चाहे मीडिया हो और चाहे कोई अन्य पार्टी का नेता हो। लेकिन इस बीच कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी भी इस बात को बखूबी जानते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, केंद्र में बीजेपी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो ऐसे में राजनीतिक शिष्टाचार की यहाँ पर जरूरत थी, जिसको दोनों नेताओं ने बखूबी निभाया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मौसम की बात लगातार कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ बाढ़ ने कहर ढाया है तो उत्तर भारत में बारिश का कहर है और बिहार में बिजली गिरी है। आपको बता दें, बिहार के पटना में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि बिजली गिरने की घटनाएं जिस तरीके से मौसम खराब हुआ है उसके बाद तमाम इलाकों से आई है। फरीदाबाद में भी बिजली गिरने की खबर आई थी, जिसमें एक बच्चे की मौत हुई थी, और पटना में जिस तरीके से बिजली गिरी है, वाकई में एक दर्दनाक हादसा यहाँ पर हुआ। 11 लोगों की इसमें मौत हुई है। बिजली गिरने का अगर हम बात करें, लगातार जिस तरीके से खबरें पूरे देश के कई कोनों से आई हैं, मौसम विभाग का कहना है कि ऐसा जो मौसम है वो फिलहाल अभी रहने वाला है। भले ही दिन में धूप निकल आए, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि सुबह सुबह तेज बारिश या दिन में भी बारिश हो सकती है। किसानों को सावधान रहने की जरूरत है कि उनकी फसल जो है वो यहाँ पर लगातार बर्बाद हो रही है, और बिजली गिरने की घटनाएं भी लगातार पूरे देश के कई कोनों से आ रही हैं। पटना में जब बिजली गिरी तो आपको बता दें कि तमाम जो लोग हैं वो वहां पर हक्के बक्के रह गए। हालांकि जिस तरीके से बिजली गिरी उसके बाद आस पड़ोस के लोगों का जो कहना था कि बिजली वाकई में काफी तेजी से गिरी, पूरा जो इलाका था वो सहम गया। आपको बता दें, इस साल 2 लोगों को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया था, जिनमें से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके घर जाकर राष्ट्रपति ने कृष्ण मेनन मार्ग आवास पर भारत रत्न दिया था, और मरणोपरांत अगर हम बात करें, पंडित मदन मोहन मालवीय के परिवार को राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न दिया गया है। उनके साथ साथ अगर हम बात करें, कई और भी हस्तियों को पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसी कार्यक्रम की हम बात भी कर रहे थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई। रजत शर्मा को भी यहाँ पर पद्म भूषण दिया गया है। और आपको बता दें, जिस तरीके से पंडित मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न देने का केंद्र सरकार ने ऐलान किया था, उसमें कई लोगों का कहना था कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न मिलना बिल्कुल जायज है और पंडित मदन मोहन मालवीय का नाम भी आना चाहिए। लेकिन दरअसल परिवार का कहना ये था, पंडित मदन मोहन मालवीय का, कि जिस तरीके से मरणोपरांत भारत रत्न जो है वो दिया जाता है, ये अगर किसी व्यक्ति के जीवित रहने तक उसे दिया जाए तो शायद उसका सम्मान जो है वो ज्यादा बढ़े, ना कि मरणोपरांत मिलने के बाद। लेकिन गाहे बजाहे देर सवेर जिस तरीके से मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न मिला, उसकी तारीफ अगर हम बात करें, पक्ष से लेकर विपक्ष ने की, हर नेता ने की। और इसके साथ ही साथ अगर हम देखें, पंडित मदन मोहन मालवीय के परिवार ने भी यहाँ पर की है। उनका परिवार राष्ट्रपति भवन में पहुंचा और मरणोपरांत पंडित मदन मोहन मालवीय को जो भारत रत्न मिला था उसे यहाँ पर ग्रहण किया। और न्यूज रूम लाइव में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबर 24 आवर्स पर खबरों का सिलसिला जारी है। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।
घोटाले मामले की जगन्नाथ मिश्रा ने सीबीआई कोर्ट में समर्पण कर दिया है। आप 2 बॉल के बाद धोनी बॉलर के पास पहुंच जाते हैं और उनको समझाने लगते हैं। कुछ लग रहा है कि आपसी सामंजस्य अब बेहतरीन यहाँ पर नजर आ रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं